ってゆく鼓動は一人目に鼓動を打ってゆく感情が裏に出しゃる野郎が勝ってゆくあばらと背骨と頭蓋骨皆になんてなってしまうもんかहिरोशी, जल्दी चलो बेटा। क्या मॉम, आप भी? हमारे पड़ोसियों से मिलने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये जगह बहुत ही अच्छी है, चारों तरफ हरियाली और खुली हवा। सुनिए मॉम, हमारे सामने का ये घर काफी अजीब लगता है। क्यों, क्या हुआ? यहाँ सिर्फ एक ही खिड़की है और वो भी कहाँ पर है? मैंने घर के चारों ओर देखा, दूसरी कोई खिड़की नहीं है। तुम भी ना हिरोशी, दूसरों के घरों के बारे में भला बुरा कहना सही नहीं है। लगता है वो घर पर नहीं है। जी कौन है? हाँ, हम आपसे जान पहचान करना चाहते हैं। हम सागाकुचीज हैं और अभी अभी आपके पड़ोस में रहने आए हैं और अभी मैं और मेरा बेटा बस आपसे मिलना चाहते हैं। हम एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं। आपके लिए कुछ लाई हूँ, आपको ये जरूर पसंद आएगा। आपने तकलीफ क्यों की? वैसे मैडम एक बात बताइए, नुमागा से फैमिली के मेंबर्स हमेशा काम पर होते हैं क्या? पता नहीं डियर, वो घर हमेशा बंद रहता है, पर रात को उनकी खिड़की में आपको किसी की परछाई दिखेगी, इसलिए मुझे लगता है वहाँ कोई रहता है। वो शायद ही कभी बाहर निकलते होंगे। मैंने सुना है सामने वाले घर में कोई 40-50 साल की औरत रहती है और वो दिखने में बहुत ही अजीब है। मेरे ख्याल से वो किसी वजह से लोगों से मिलना नहीं चाहती। क्या कहा? ये बताओ कि तुम अब तक उससे मिल नहीं पाई हो क्या? नहीं, मैंने कई बार बेल बजाई पर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। मुझे तो लगता है कि मेरा खाके हो गया। अरे, इतनी जल्दी हो गया? हाँ, मुझे अपने कमरे की सफाई करनी है। पता नहीं आखिर उस घर में कौन रहता है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, सुनो। गुड इवनिंग। क्या तुम सो रहे हो? तुम कैसे हो मेरे बच्चे? कौन है? बच्चे, सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, क्या तुम अपनी पसंद का घर ढूंढ रहे हो? मेरे बच्चे, तुम कैसे हो बच्चे? बोलो, कभी कभी मुझसे मिलने आया करो। मैं सामने वाला दरवाजा खुला रखकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो आखिर क्या था? बच्चे, बच्चे, तुम कैसे हो मेरे बच्चे? क्या तुम सो रहे हो? मुझे अपना चेहरा दिखाओ। आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मैं मिठाई लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊंगी। मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे। वो क्या था?
बच्चे, मैं ये कपड़े धोने वाली लकड़ी तुम्हारी ओर बढ़ा रही हूँ। इसे तुम बिल्कुल कस कर पकड़ना, ठीक है? मैं इसके जरिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्या? दूर रहो मुझसे। मॉम, डैड, प्लीज जल्दी आइए। अरे तुम्हें क्या हुआ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कपड़े धोने की लकड़ी भी नहीं है। मैंने उसे देखा था, वो बहुत ही डरावनी लग रही थी और वो मेरे कमरे में आना चाहती थी। हिरोशी, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। मैं सच कह रहा हूँ डैड। बच्चे, सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, क्या तुम जाग गए? तुम कैसे हो मेरे बच्चे? अरे नहीं। मेरे बच्चे, तुम सो रहे हो? मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगी। मेरे बच्चे, अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं, मेरे हाथ बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं तुम्हारे पास जल्दी पहुंच जाऊंगी, बस थोड़ी ही देर। मैं तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूंगी। जब मैं आऊंगी तब खिड़की जरूर खोलना। वो अभी भी बहुत दूर है, मेरे हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगी। जब मैं छोटी थी तब मुझे पापा के मरने के सपने आते थे। अरे मेरी प्यारी बच्ची, पापा को कुछ नहीं होगा। रिको, पर अभी तक इस फिक्र ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। अगर मुझे किसी बात से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है मेरे पापा की मौत। इज्जतदार टोकुरा परिवार में पारंपरिक शादी एक रिवाज था। मॉम, डैड, दादाजी, दादी जी, मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू। हे रिको-सान, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें भाभी बुलाना चाहिए, है ना? हाँ, सुनकर अच्छा लगा टोमोका-चान। मेरे पति माकोटो मुझसे शादी करने के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाने के लिए तैयार थे। तुम अपना दिल छोटा मत करो रिको, एक ना एक दिन वो मान ही जाएंगे। हाँ। ओ, ये मेरे दादाजी और दादी जी हैं। ये दोनों बहुत बूढ़े हैं ना, इसलिए शादी में नहीं आ पाए। दादाजी, दादी, जरा देखिए तो कौन आया है। मेरी वाइफ रिको। आपसे मिलकर खुशी हुई। रिको, रिको। पापा, मैं यही हूँ पापा। रिको, तुम माकोटो कुन के साथ हंसी खुशी से रहना। तुमने फिर से वही सपना देखा है ना? आई एम सो सॉरी, फिर से वही सपना आया। कोई बात नहीं, चलो अब सो जाओ, सो जाओ। ओह, सच में टोमोका? पर मॉम, ऐसे भी कोई बात नहीं थी। आप लोग हंसना बंद करो, मेरा मजाक तो मत उड़ाओ।
मुझे तो लगता है ये घर बहुत बड़ा है। अ, कौन है? वहाँ भूत है। अरे वो भूत नहीं है बाबा। तो फिर वो कौन थे? मुझे लगता है वो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे। देखो, मुझे पूरा यकीन है जिसे तुम भूत समझ रही हो, दरअसल वो मेरी दादी की दादी हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। दादी की दादी? वो अभी तक जिंदा है? और कितने साल की है वो? वो 125 साल की हैं। 125 साल की? क्या वो सच में इतने साल से जिंदा है? देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे मिली हो, पर मेरी ग्रेट आंट और अंकल यहीं पर रहते हैं। तुमने शायद उनको देखा होगा। वो दोनों धुंधले हो गए हैं और यहाँ से चले जाने के कगार पर हैं, पर वो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। चले जाने की कगार पर है? मेरे परदादा और उनकी मॉम भी यहाँ आसपास हुआ करती थी, लेकिन वो दोनों पूरी तरह से गायब हो गए हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो गायब क्यों हो गए? क्योंकि वो सिर्फ उनकी आफ्टर इमेज थी। उसके बाद अगले साल अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा ससुर की मौत हो गई। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। हाँ पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। रिको बेटा, तुम इस घर में खुश हो ना? ये परिवार तुम्हारी देखभाल करता है? हाँ। आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं माकोटो-सान, मेरी रिको का अच्छी तरह से ख्याल रखना, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा। चलो रिको। रिको चलो भी। आज पूरा का पूरा तोकुरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हो रहा है। मेरे ख्याल से तुम पहली बार उन सबको देखोगी। मेरे पिताजी ryuzo का फ्यूनरल अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब वक्त आ गया है शुरुआत करने का। दोस्तों, ryuzo के बारे में एक साथ तहे दिल से सोचिए और अपनी पूरी शक्ति से उनके बारे में सोचिए। भले ही उनका अंतिम संस्कार हो गया हो, पर अपने परिवार की विल पावर से ryuzo हमारे सामने ऐसे दिखाई देंगे जैसे वो जिंदा हो। दोस्तों सोचो, पूरी शक्ति के साथ सोचो। पिताजी वो जिंदा हो गए। पिताजी, 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 पिताजी। दादाजी असल में जिंदा नहीं हुए थे और ना ही वो भूत बनकर वापस आए थे। वो एक ऐसी इमेज है जो हमारे परिवार की विल पावर से बनी हुई है और हम लोग उसे आफ्टर इमेजेस कहते हैं। सच कहूं तो असलियत में उन लोगों की कोई फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, पर हमारे परिवार को लगता है कि वो हमारे आसपास ही मौजूद हैं और मानो हम लोग उनसे हकीकत में बातें कर रहे हैं। पर शायद वो सिर्फ एक वहम है। यहाँ तक कि बातचीत करते हुए भी वो ऐसा कुछ नहीं कहते जिसकी कल्पना हम जिंदा लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सब परिवार वाले लगातार आफ्टर इमेजेस बनाते ही रहते हैं। जब परिवार में कोई गुजर जाता है तो वो उस खालीपन को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। वो परिवार का एक हिस्सा बनकर चलते फिरते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ वो इमेजेस धुंधली होने लगती हैं। जैसे वक्त बीतता है वो इमेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगती हैं और 20 साल के बाद वो इमेजेस पूरी तरह से गायब हो जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन 20 सालों तक वो हम जिंदा लोगों के लिए जीने में मदद करती हैं। इससे उन्हें अच्छी तरह अलविदा कहने का मौका मिलता है। मेरी 125 साल की उम्र की दादी पिछले 20 सालों से आफ्टर इमेज बनकर हमारे साथ में हैं। शायद वो जल्दी गायब हो जाएंगी, लेकिन इस बात पर मैं और मेरे डैड या फिर मेरी दादी अब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिचुएशन को समझने और उन्हें अलविदा कहने के लिए हमारे पास पूरे 22 साल थे। सुनो मकाटो-सान, एक बात बताओ, किसी दिन अगर मेरे पापा गुजर गए तो क्या हम उनकी आफ्टर इमेज बना सकते हैं?
मुझे लगा था कि तुम मुझसे ये पूछोगी। मैं समझ सकता हूं कि आखिर तुम अपने परिवार की आफ्टर इमेज क्यों चाहती हो। ये तुम क्या कह रहे हो माकोतो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? माकोटो, रिको-सान के पापा की आफ्टर इमेज बनाने का मतलब तुम्हें पता भी है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। I'm sorry. मेरा ये पूछना गलत था। ऐसा बेहुदा सवाल पूछने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनिए भाभी, आप मॉम डैड की बात का ऐसे बुरा मत मानिए। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं सबसे। जानती हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गई थी। मैं कल जाकर फिर उनसे माफी मांगूंगी। टोमोको-चान, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक यू। वो तो इसलिए क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भाभी। थैंक यू। मुझे भी तुम अच्छी लगती हो टोमोको-चान। सुनो, टोमोको-चान के बारे में लगता है तुम समझ गई हो। टोमोको-चान भी एक आफ्टर इमेज ही है। एक बीमारी की वजह से 10 साल पहले ही मेरी बहन मर चुकी थी और हाल ही में उसकी आफ्टर इमेज धुंधली होने लगी है। हे मॉम, क्या हुआ टोमोका? आप भाभी पर नाराज मत होना, वो बहुत अच्छी वाइफ है। ये बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ बेटा, पर आई लव यू मॉम। मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ मॉम, और ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ। समझ गई ना, है ना मॉम? हाँ ठीक है मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो। कुछ महीने गुजर गए और उसकी परदादी, उसके आंटी और अंकल सब गायब हो गए। अब उसके ग्रैंड पेरेंट्स की परछाई भी धुंधली होने लगी थी। दूसरे दिन हमारे परिवार में एक और फ्यूनरल था और आफ्टर इमेज बनाने की सेरेमनी में मैंने भी हिस्सा लिया था। मैं पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी थी और टकुरा परिवार के मेंबर होने के नाते मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की। हमारी शादी को पूरे 8 साल हो गए थे। फिर भी मेरे ससुराल वालों ने अभी भी मुझसे दूरियां बनाई रखी थी। मुझे लगा शायद मेरी कोशिश कम पड़ रही है, इसलिए उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। हनी सुनो, तुम्हारा लंच। माकोतो-सा, हे, मुझे तो लगा था कि हम स्टेशन पर मिलेंगे। पर मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहती थी। सुबह मैंने जिसे देखा वो तुम्हारे ऑफिस की मोरी-सान थी ना? तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है? हाँ। तो अब तुमने आगे क्या सोचा है? देखो, सच तो ये है कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगी। रिको, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा और जिम्मेदारी उठाते हुए उसके साथ। तुम क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम मुझसे डिवोर्स लिए बिना उससे शादी कैसे करोगे? मैं सीधा उसी से बात करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहता हूँ कि तुम चुप हो जाओ। I'm sorry रिको। I'm sorry कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया नहीं। मुझे माफ कर दो। क्या? आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। हम दोनों की तब शादी नहीं हुई थी और हमारी एंगेजमेंट से एक दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तभी तुम्हारी मौत हो गई थी। मैंने अपने डैड को मनाया तुम्हारी आफ्टर इमेज बनाने के लिए,
उनके सामने मैं गिड़गिड़ा रहा था रिको। रिको! नहीं, नामुमकिन। तुम्हें अगर ये सब झूठ लगता है तो अपने पापा के घर चली जाओ। वहां पर तुम्हारी कब्र के ऊपर तुम्हारा नाम अभी भी लिखा होगा रिको। मतलब मैं बिल्कुल मैं एक आफ्टर इमेज हूं। 10 साल बाद मैं चली जाऊंगी। अजीब बात है, लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया। अगले दिन मैंने टोकुरा का घर छोड़ दिया। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने अपनी ननन से बहुत बार माफी मांगी और फिर उसे अलविदा कह दिया। पुरानी बातें सोचती हूँ तो लगता है वो अपनी बीवी के बारे में क्या सोचता होगा, जो अपने पापा के मौत के सपने देखकर रोती थी। क्या मैं कभी उसकी मौत का सपना देखकर रोई होंगी? मुझे लगता है मुझे उससे भी माफी मांग लेनी चाहिए। मेरे गायब होने से 10 साल पहले मैं सोच रही थी मैं या मेरे डैड पहले कौन जाएगा। रिको, अरे क्या हुआ बेटा? पापा, मैं घर आ गई।